नमस्कार दोस्तों, मैं महेश महतो आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भूगोल फॉर यू में। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 2 अध्याय 4 मानव विकास के बारे में जानेंगे। मानव विकास चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग निम्न बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला बिंदु, वृद्धि और विकास क्या है या वृद्धि और विकास किसे कहा जाता है। दूसरा है मानव विकास का उद्देश्य क्या है। तीसरा बिंदु, मानव विकास की अवधारणा क्या है, इस अवधारणा का विकास कब, क्यों, कैसे हुआ, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा बिंदु, मानव विकास क्या है, मानव विकास की परिभाषा क्या है। और चौथा बिंदु, अंतिम बिंदु जो है मानव विकास के स्तंभ क्या है। इन बिंदुओं की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले बिंदु की ओर चलते हैं। पहला बिंदु वृद्धि और विकास है। मानव विकास को जानने से पहले हम लोग को वृद्धि और विकास के विषय में जानना होगा, तभी हम लोग मानव विकास को समझ सकते हैं, भली भांति से समझ सकते हैं। वृद्धि और विकास जो है वह समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करता है। वृद्धि और विकास कोई नया शब्द नहीं है। इन शब्दों को हम लोग दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं। हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। उन वस्तुओं में वृद्धि होता है या विकास होता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, गांव, नगर, देश, विचार, लोगों के आपसी संबंध, यहाँ तक कि लोग स्वयं भी वृद्धि करता है और विकास करता है। तो आखिर वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि जो होता है किसी भी वस्तु, विचार, संबंधों में मात्रात्मक परिवर्तन होना वृद्धि कहलाता है। वहीं विकास जो होता है किसी भी वस्तु, विचार, संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन होना विकास कहलाता है। वृद्धि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं, जबकि विकास जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। वृद्धि यह गणना योग्य तथा मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि विकास जो होता है यह गणना योग्य नहीं होता है, गिनती योग्य नहीं होता है, इसकी गणना नहीं की जा सकती है तथा यह मूल्य सापेक्ष होता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे कि जनसंख्या को हम लोग ले सकते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। परिवर्तन मतलब वह बढ़ सकती है, घट सकती है। जनसंख्या कभी बढ़ती है, कभी घटती है, तो उसको हम लोग वृद्धि करते हैं। लेकिन जनसंख्या के गुणों में अगर परिवर्तन होता है, धनात्मक परिवर्तन होता है जनसंख्या के गुणों में, जैसे उसकी साक्षरता बढ़ती है, का जीवन प्रत्याशा बढ़ जाता है, तब हम विकास कहेंगे। उस जनसंख्या में विकास हुआ है। परिवर्तन इसमें भी हो रहा है, लेकिन यह धनात्मक रूप में हो रहा है और गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, जबकि यहाँ वृद्धि में जनसंख्या में मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। और जब गुणात्मक परिवर्तन होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का, तो वह मूल्य सापेक्ष हो जाता है, उसका वैल्यू और भी बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। मानव विकास का उद्देश्य क्या है। तो किसी क्षेत्र या देश में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव होता है। अतः मानव के विकास के लिए क्षेत्र में ऐसी अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। सार्थक जीवन का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति की आयु लंबी हो, बल्कि उनके जीवन का कोई सकारात्मक उद्देश्य भी होना आवश्यक होता है। अर्थात लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके, वे समाज में प्रतिभागिता कर सके और अपने सार्थक उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो तथा दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। यहाँ एक और उदाहरण बताया गया है, सार्थक जीवन। सार्थक जीवन का संबंध सिर्फ लंबी आयु नहीं होता है, बल्कि जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए, जिससे वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है और समाज को कुछ दे सकता है। समाज
समाज के विकास में प्रतिभागी बन सकता है। ऐसे जीवन को ही सार्थक जीवन कहा जाता है। जैसे एक डॉक्टर का उद्देश्य होता है कि किसी बीमारी का इलाज निकालना और सस्ते दाम में लोगों को आसानी से उपलब्ध कराना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, यहाँ एक डॉक्टर है, वह सोच रहे हैं कि कैसे कोविड-19 रोग को मुक्त के लिए एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी, यह डॉक्टर सोच रहे हैं। निरर्थक जीवन का एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। एक डाकू है, यह हमेशा सोचते रहता है कि पता नहीं किस दिन मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे जेल होगी या मुझे सजा हो सकती है। मानव विकास की अवधारणा क्या है? तो 1990 के दशक से पूर्व किसी देश का मानव विकास की गणना उस देश के आर्थिक विकास के आधार पर किया जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती थी उसे उतना अधिक विकसित माना जाता था, किंतु इससे उस देश के अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं होता था। मतलब 1990 के दशक से पूर्व मानव विकास का पैमाना आर्थिक विकास होता था। जो देश जितना विकसित होता था वहाँ का मानव को विकसित माना जाता था, और जो देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती थी वहाँ के लोग का मानव विकास कम आंका जाता था। किंतु यह सही पैमाना नहीं था, क्योंकि अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से आर्थिक विकास का कोई संबंध नहीं होता था। आर्थिक विकास सीमित लोगों तक होता था। किसी देश में लोगों की जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, मानव विकास का मुख्य पैमाना जो दिया गया है, किसी देश में जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं और जिन स्वतंत्रताओं को भोग करते हैं, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। ये होना चाहिए मानव विकास के मुख्य बिंदु। इसी के आधार पर मानव विकास के कॉन्सेप्ट विकसित किया गया है। इसी पक्षों या विचारों को पहली बार 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के आरंभ में दो एशियाई अर्थशास्त्रियों, पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक और भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। डॉक्टर हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों घनिष्ठ मित्र थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यरत थे। दोनों साथ साथ में कार्यरत थे। डॉक्टर महबूब उल हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किए थे। 1990 ईस्वी में डॉक्टर हक ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया और इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा डॉक्टर हक के नेतृत्व में पहली बार मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया, जिसमें हक के विचारों को शामिल किया गया। अब आते हैं अगले बिंदु की ओर। तो मानव विकास क्या है या मानव विकास की परिभाषा क्या है? तो मानव विकास की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो एशियाई अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन ने मानव विकास को परिभाषित किया है। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। वहीं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है कि मानव विकास का ध्येय लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी से होता है। इन दोनों परिभाषाओं का व्याख्या प्रायः लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, उनकी निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक सार्थक जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए किसी देश को स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण होता है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं।
जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, कोई अगर अशिक्षित व्यक्ति है तो उसके पास सीमित विकल्प हो जाते हैं। वह डॉक्टर बनना, अध्यापक बनना या इंजीनियर बनना कभी नहीं सोच सकता, उसके विकल्प सीमित हो जाते हैं। मानव विकास के स्तंभ अगला पॉइंट है, और यह लास्ट पॉइंट है, मानव विकास के स्तंभ। जिस प्रकार किसी भवन के निर्माण के लिए 4 दीवारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव विकास के लिए भी 4 स्तंभ हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ के बिना मानव विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, ये होना ही चाहिए। और जिन देशों में ये चारों स्तंभ पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, वहाँ मानव विकास अधिक पाया जाता है। पहले स्तंभ की ओर आते हैं। पहला स्तंभ समता है। तो समता का संबंध क्या है? समता का अभिप्राय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यद्यपि ज्यादातर ऐसा नहीं होता है ना, ज्यादातर भेदभाव विशेष करके भारत में जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव देखा जाता है। दूसरा स्तंभ सतत पोषणीयता होता है। सतत पोषणीयता का अर्थ अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता से है। अतः प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त होने के लिए अपने पर्यावरणीय, वित्तीय तथा मानव संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे हमारी भावी पीढ़ियां इससे वंचित न रह जाए। कहने का तात्पर्य है, अगर संसाधन अभी जिस रूप में उपलब्ध हैं और उसको हम लोग विवेक तरीके से उपयोग न करें तो वो आगे तक नहीं जा सकता है, आगे तक उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, हमारी पीढ़ी उसके उपयोग नहीं कर सकते हैं। अतः विवेक पूर्ण तरीके से उन संसाधनों का उपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सकें। तीसरा जो स्तंभ है उत्पादकता कहा जाता है। यहाँ उत्पादकता का संबंध मानव श्रम की उत्पादकता से है। यहाँ उत्पादकता का तात्पर्य मानव श्रम उत्पादकता से है। इसका विकास लोगों की क्षमताओं में निरंतर वृद्धि करके हासिल किया जा सकता है। लोगों की क्षमताएं अगर बढ़ेगी तो उत्पादकता स्वाभाविक है बढ़ेगा। अतः लोगों की क्षमताओं में वृद्धि के लिए ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्षेत्र में आसानी से सुलभ होनी चाहिए। अगला पॉइंट है या अगला स्तंभ सशक्तिकरण। लोगों को अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करने की क्षमता को सशक्तिकरण कहा जाता है। लोग अपने विकल्प को चुन सके, उसी को सशक्तिकरण कहा जा सकता है। लोगों को अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करने की क्षमता को सशक्तिकरण कहा जाता है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता रहे। और अगर भूगोल विषय से संबंधित और कुछ जानना हो तो हमारे वेबसाइट www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।